नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। बिहार वोटर लिस्ट मामले में विपक्ष ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा और राज्यसभा में खेल और समुद्री व्यापार से जुड़े 4 विधेयक सूचीबद्ध। आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन में अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। मालदीव की स्वतंत्रता की वर्षगांठ समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर और सिंधु जल संधि का जिक्र करने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुद्दों पर दोहरा चरित्र अस्वीकार्य। श्रावण शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुई फूलों की बारिश। गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और मैनचेस्टर में आज से भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट। चोट से परेशान टीम इंडिया की नजर सीरीज में बराबरी पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन बिहार एसआईआर मुद्दे पर संसद भवन में प्रदर्शन। जी हां, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विविध रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला। और सीतामढ़ी शिवहर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी, क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय, जरा ध्यान दें कि 5 आपके पूरे क्षेत्र में अमृत भारत ट्रेन, जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बेंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा
सुविधा देता है और ये सब नई गाड़ियां शुरू हुई। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे तो ये लोकसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे। आपको बता दें मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन बिहार SIR मुद्दे पर संसद भवन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बिहार SIR मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है और सभापति ने सभी नोटिस खारिज कर दिया। आपको बता दें सभापति ने सभी नोटिस जो हैं वो खारिज किए हैं। लोकसभा में आज खेल से जुड़े 2 बिल सूचीबद्ध। तो हंगामे के बीच कैसे होगा सदन का कामकाज, बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन संसद भवन में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार SIR के मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा आराई हो रही है और इस हंगामे के बीच कामकाज आखिर कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। विपक्ष का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। सभापति ने सभी नोटिस जो है खारिज कर दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसून सत्र का तीसरा दिन, लेकिन लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में SIR के मुद्दे पर लगातार संसद भवन में प्रदर्शन हो रहा है। लगातार प्रदर्शन, बिहार SIR मुद्दे पर सदन में हंगामा, और ऐसे में ऐसे हंगामे के बीच कैसे होगी सदन की कार्रवाई, ये बड़ा सवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है, लेकिन सभापति ने सभी नोटिस खारिज कर दिए हैं। लगातार हंगामा सदन में बिहार SIR मुद्दे को लेकर संसद भवन में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस दिए गए हैं। 25 कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज हुए हैं। तो बड़ी खबर, मानसून सत्र का तीसरा दिन, लेकिन लगातार हंगामा। विपक्ष की ओर से लगातार जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है? क्या विपक्ष टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाले सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहती है? सभापति ने सभी नोटिस खारिज कर दिए हैं जो कि विपक्ष की ओर से दिए गए हैं। विपक्ष का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है, सभापति ने सभी नोटिस खारिज किए हैं। हंगामे के बीच कामकाज, दोनों ही सदन जो है उसकी कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बिहार SIR के मुद्दे पर विपक्ष का लगातार ये हंगामा जारी है। तीसरा दिन मानसून सत्र का, लेकिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कुछ कामकाज भी हो रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ऐसे में कई बड़े बिल जिन्हें प्रस्ताव पारित कराना था वो, और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार हंगामे की भेंट चढ़ते हुए दिख रही है। सदन की कार्रवाई अब 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सदन का कामकाज कैसे होगा? देखिए, आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले हमने देखा कि तमाम विपक्ष के जो सांसद, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, वो बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण का मामला है उस मुद्दे पर प्रदर्शन करते नजर आए और ये बहुत स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए थे। कल भी इस पर हंगामा हुआ था दोनों सदनों में। अब उस पर चर्चा चाहते हैं और सरकार की तरफ से जवाब चाहते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम जानते हैं कि जो सहमति बनी थी BSE में, वो कब चर्चा होगी, इस बात की बहुत स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कि जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बिहार में जो पैकेज दिया गया था उसके तहत जो तमाम रेलवे की परियोजनाओं से जुड़ा सवाल पर जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे थे, उस वक्त इतना जोरदार हंगामा हुआ। तब हमने देखा कि जो प्ले कार्ड्स कुछ सांसदों ने दिखाए, चेतावनी भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से दी गई कि इस तरह से हंगामा करना कतई उचित नहीं है।
कल हमने देखा था कि किरण रिजिजू ने यह बात कहा था कि दोहरे मानदंड अपना रहा है विपक्षी दल जो है, और जनता के जो करोड़ों जनता का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी बर्बादी हो रही है और संसद के समय की बर्बादी हो रही है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष का जो रवैया है, बावजूद इसके कि सत्ता पक्ष तैयार है तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन इस तरह से हंगामे की जो रणनीति है उस पर सवाल उठा रहा है। आज दोनों सदनों में देखने को मिला, बार बार कह रहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही तो सुचारू रूप से चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर इस प्रकार से समय की बर्बादी होगी, खाली शोर शराबा होगा, बार बार स्थगन प्रस्ताव आएगा, तो उससे आखिर जनता को क्या मिलेगा? देखिए, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तब दिए जाते हैं या तब स्वीकार किए जाते हैं जब कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस पे माना जाता है कि संसद की तमाम कार्रवाई को रोककर सबसे पहले उस पर चर्चा हो जाए। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है कि प्रश्नकाल स्थगित हो जाए और भी बिजनेस को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन हर मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के तहत नोटिस देना, प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करना, हंगामा करना, ये विपक्ष की एक रणनीति सी हो गई है। खासतौर पर जब किसी सत्र की शुरुआत होती है और उस पहले हफ्ते में वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं इस रणनीति के जरिए कि हंगामा किया जाए, और इसी विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाता रहा है सत्ता पक्ष। जब हम चर्चा के लिए राजी है और जब बीएससी की बैठक हुई थी, 14 घंटा चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर और जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे पहले पहलगाम में, इन सब को लेकर, तब भी एक तरह से देखें उसके बावजूद फिर एसआईआर का मुद्दा ले आया गया। और अब विपक्ष एक साथ आप देखें कि एक सांकेतिक तौर पर वो काले अंगोछा या फिर काली पट्टी बांधकर, तो ये एक रणनीति उनकी है कि वो सत्ता पक्ष को घेरें। लेकिन सवाल यही है कि कैसे आखिर इस तरह से जो है विपक्ष का जो रणनीति है, जो रवैया है, वो उचित है। बिल्कुल। और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी आज एक बैठक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें भी ये काफी कुछ तय होगा कि अगले हफ्ते किस प्रकार से जो है क्या कुछ कार्य योजना होगी, किस प्रकार से जो है चर्चा होगी और किस प्रकार से एक मत होकर कई मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए। देखिए, बीएससी की बैठक में कई बार सहमति बनती है और आज विपक्ष ने उससे पहले कहा है कि वो बिल्कुल समय बताएं कि कब चर्चा होगी। उम्मीद यही है कि आज एक सहमति अगले हफ्ते के लिए बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर तो एक तरह से सहमति है ही कि चर्चा हो जाए, एसआईआर पर भी चर्चा की एक सहमति बन जाए, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आप बीएससी में बैठिए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, तब तक सदन को चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष की जो रणनीति है, कभी कभार मजबूरी हो सकती है कि आप लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करने के लिए हंगामा करें, लेकिन हर दिन आप नए नए विषय पर, नए नए तरीके पर हंगामा करें, ये कतई उचित नहीं है। बिल्कुल कतई उचित नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार ये हंगामा आ रही है, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष की छवि भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि जनता तो सब देख रही है, सब कुछ लाइव जा रहा है। देखिए, विपक्ष की एक अपनी रणनीति होती है और उनको लगता है कि वो सत्र के दौरान सरकार को घेर सकते हैं और इस तरह से प्रदर्शन से वो एक संदेश दे सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि दरअसल विपक्ष को ये समझना होगा कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कैसी होती है और उन्हें सीखना होगा कि 2014 से पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो किस तरह से वो सकारात्मक तरीके से विभिन्न विषयों पर सरकार को 2014 से पहले घेरने का काम करती थी। और यही बीजेपी कहती है कि आप मुद्दे उठाइए और सकारात्मक तरीके से उस पर चर्चा कीजिए, विधेयकों में अपना योगदान दीजिए चर्चा के जरिए। लेकिन हर वक्त ये कि संसद स्थगित हो जाए या उनके हिसाब से चले, ये कतई उचित नहीं है। राज्यसभा के जो हम जानते हैं कि संचालन की जिम्मेदारी होती है, जब पीठ पर कोई बैठता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष या उस वक्त जो आसन पर बैठता है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको तय करने दीजिए कि किस तरह से संसद चलानी है। और नियम और कानून और परंपरा के मुताबिक वो संसद चलाते हैं, तो फिर आप इस तरह से एक दबाव को डालते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सदन की कार्रवाई में कौन कौन से वो बिल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि सूचीबद्ध हैं? देखिए, 2 विधेयक लोकसभा में और 2 राज्यसभा में सूचीबद्ध है। खेल में हम जानते हैं कि नई नई प्रतिभाएं आए, उसके लिए मोदी सरकार ने बहुत पहल की है और उसके हमने परिणाम भी देखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भारत को अब ज़्यादा पदक मिल रहे हैं। लेकिन तमाम जो खेल संगठन है
उनमें पारदर्शिता हो, उनमें समय समय पर चुनाव हो, उनमें विवाद कम हो, शिक्षण जो प्रशिक्षण की व्यवस्था वो बेहतर हो, कोचिंग की, और स्टाफ और जो बाकी जो कर्मचारी हैं वो सही समय पर नियुक्त हो, कमी ना हो स्टाफ की। इन सब को लेकर एक नियामकीय व्यवस्था बेहतर हो और सभी भारतीय जो खेल संगठन है उसके दायरे में आए, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बीसीसीआई को भी इस नियामक के दायरे में लाया जाएगा, जो पहली बार होगा। जो क्रिकेट की जो बॉडी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसको भी इसके दायरे में लाने की बात कही जा रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए शैलेंद्र, आप अपनी नजर बनाए रखिए। 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई है। 12 बजे जब शुरू होती है तो उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कि राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक है और इस समिति का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समिति अगले हफ्ते के कामकाज की कार्य योजना बनाती है, साथ साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और देश के सभी जो जरूरी मुद्दे हैं और विषय उन पर बिना हंगामे के चर्चा हो सके। समिति की अध्यक्षता उपसभापति हरिवंश करेंगे। बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन चुकी है, लेकिन ये चर्चा कब हो इसे लेकर आज की बैठक में बातचीत हो सकती है। साथ साथ राज्यसभा में गतिरोध को खत्म करने पर भी सहमति बनाने की आज की बैठक में कोशिश होगी। विपक्ष के मुद्दों पर नजर डालें तो पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के कथित बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन शामिल हैं। तो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस प्रकार से कथित मध्यस्थता वाले बयान आए उनको लेकर है और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की बात है। लोकसभा की बात की जाए तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे और इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता और पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्य प्रणाली को अपनाना शामिल है। इसके अलावा इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। तो इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 विधेयक पेश करेंगे और इसके जरिए 2022 में बनाए गए कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसका मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक पेश करेंगे। समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कि कैरियर्स की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है।
विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश मामले में की है और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जल्द ही बेंच का गठन करेंगे सीजेआई। सीजेआई का खुद इस केस में सुनवाई से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा का कैश मामला आप सब जानते ही हैं। सीजेआई का खुद इस केस में सुनवाई से इनकार। जल्द ही बेंच का गठन करेंगे सीजेआई। तो बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जल्द ही इस मामले में बेंच का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश मामला है। और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। हाँ पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए
देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा, अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी हम बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराइए वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बयान ये आप सुन रहे थे, लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया और बिहार का आपके समय में क्या हाल था। तो तमाम जो है उन पर कटाक्ष और उनसे सवाल करते हुए नीतीश कुमार, और उन्होंने बताया कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के कैश मामला जो है उससे जुड़ी हुई है। जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामला और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जल्द ही बेंच का गठन करेंगे CJI। जी हां, CJI जल्द ही इस मामले में बेंच का गठन करेंगे, लेकिन CJI का खुद इस केस में सुनवाई से इनकार है। जी हां, CJI खुद इस केस में सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही इस मामले में बेंच का गठन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा कैश मामला, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामला जो काफी सुर्खियां बटोर चुका है और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जल्द ही इस पूरे मामले में बेंच का गठन होगा, ये कहना है CJI का, लेकिन CJI खुद इस केस में सुनवाई से इनकार कर रहे हैं। विकास सारथी हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विकास, CJI जल्दी ही इस पूरे मामले में एक बेंच का गठन करेंगे, लेकिन खुद कहीं ना कहीं सुनवाई से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से मामला मेंशन किया गया कि इस मामले पर वो जल्द सुनवाई चाहते हैं। वजह साफ है कि आप देख रहे हैं संसद में भी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है, तो वो जल्दी सुनवाई चाहते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द ही एक बेंच का गठन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद इस बेंच का हिस्सा होने से इनकार कर दिया। अब उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, उन्होंने हालांकि खुलकर ये बात सामने नहीं कही कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास पहले से CJI के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर उनको सुनवाई करनी है, और इसी कारण उन्होंने कहा कि कोई अन्य बेंच वो इसके लिए गठित करेंगे। जहां तक जस्टिस वर्मा की याचिका की बात है, तो उन्होंने जो पूरी अब तक की कार्रवाई हुई है उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाया है। उनका सबसे पहला सवाल, मूल प्रश्न यह है याचिका में
कि उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, तो आखिर ये इन हाउस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई। दूसरा उनका ये कहना है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी, हाई कोर्ट के जजेस की, उसने उनको पर्याप्त मौका नहीं दिया अपनी सफाई रखने का, और वो एक पूर्वाग्रह से के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था, और इसीलिए उनको यहाँ पर इस कमेटी से जस्टिस नहीं मिला, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और वो अपनी बात दोबारा कोर्ट में रखे। बिल्कुल विकास, लेकिन जो हमारे दर्शक जो जिन्हें इस केस के बारे में ज्यादा ना पता हो, उनके लिए कुछ मोटा मोटी बताइए कि आखिर क्या कुछ है ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कैश मामला है, ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल शैला, आप याद करें कि जस्टिस वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उस वक्त उनके घर से जली हुई नकदी मिली थी। उस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर थे, लखनऊ थे। उनकी एब्सेंस में यहाँ पर उनके घर के बाहर जो स्टोर था उसमें जले हुए नोट पाए गए, ये आरोप था। इसके बाद जो ये जैसे ही जानकारी पब्लिक हुई, अखबारों में छपी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर होता है, अगर किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है 3 जजेस की, जो प्रथम दृष्टया देखती है कि मामला क्या है, और वो जो भी संबंधित जज है उनको मौका देती है अपनी बात रखने का। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की। इस बीच इन आरोपों को गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम किया था कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया, और ये भी कहा गया कि इनको फिलहाल कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए जब तक कि ये नकदी का सोर्स या इन आरोपों की पुष्टि या इनका डिनायल नहीं हो जाता। तो जब तक जांच चल रही है तब तक उनको कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए। फिलहाल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर जस्टिस नियुक्त हैं, लेकिन उनको कोई जुडिशियल वर्क तब से नहीं दिया गया है। इस बीच में जब ये 3 जजेस की जो कमेटी थी, हाई कोर्ट के जो 3 जजेस की कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी, उसने अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहा कि जो पैसा है वो जस्टिस वर्मा के घर से मिला है, और जस्टिस वर्मा उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, और ये कहना भी पूरी तरह बेबुनियाद है। जो जैसा कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि उनको इस पैसे की कोई जानकारी नहीं थी। कमेटी ने कहा कि बाहर के किसी आदमी की एंट्री का कोई सबूत नहीं मिला है, ये हाईली सिक्योर्ड एरिया था, और ऐसा नहीं हो सकता कि उनके परिवार की जानकारी या खुद जस्टिस वर्मा की जानकारी के बिना इस तरह से कोई यहाँ पर कैश रख जाता। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि उनको इन आरोपों के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, उनसे जुडिशियल वर्क वापस ले लिया गया है। उनको कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके पास एक मौका था कि वो खुद रिजाइन कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनको कम्युनिकेट किया था कि वो उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो खुद रिजाइन कर दें या फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे की कार्रवाई करनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जस्टिस वर्मा अब भी अपने स्टैंड पर कायम है, अड़िग हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, और जो भी ये नकदी बरामद हुई है वो कहीं भी स्थापित नहीं होता कि वो नकदी उनकी है। और उन्होंने एक बात और ये भी कही कि कमेटी ने ये तो कहा कि नकदी उनके घर से मिली है, लेकिन कमेटी को ये भी बताना चाहिए था कि उस नकदी का सोर्स क्या है, आखिर वो पैसा किसका है, क्योंकि वो पैसा जस्टिस वर्मा ने कहा कि मेरे घर से जरूर मिला है लेकिन मेरा पैसा नहीं है। इन्हीं सब चीजों के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऐसे में अगर जस्टिस वर्मा का पक्ष जानना चाहें तो उनके पास अभी क्या कुछ विकल्प है? देखिए, जस्टिस वर्मा के पास यही एक विकल्प बचा है, जो अभी उनकी कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, क्योंकि संसद में जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है वहां पर उनको एक मौका आखिरी में दिया जाएगा, जब प्रस्ताव पर उनका जवाब बिल्कुल लिया जाएगा। आप याद करें कि इससे पहले एक जज थे हाई कोर्ट के सौमित्र सेन, उनके खिलाफ भी संसद में इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उनको जब मौका दिया गया तो उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया अपनी बात रखने के बाद संसद के सामने। इसीलिए उन पर उनके रिमूवल की जो प्रक्रिया थी वो वहीं पर खत्म हो गई, यानी औपचारिक तौर पर उन्हें रिमूव नहीं किया गया, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया अपनी बात रखने के बाद। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनको एक बार और मौका मिलेगा अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद से, कि अपनी बात को वो रख सकें रिमूवल से पहले। वो क्या करते हैं ये आने वाले दिनों में देखता हूँ। बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत में स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में PM ब्रिटेन जा रहे हैं, जहां पर उनकी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान PM मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। PM मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और UK के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, DD न्यूज, लंदन। PM मोदी के UK दौरे को लेकर लंदन में मौजूद भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह है। UK जाने वाले उद्योगपति और राजनेता लॉर्ड रेमी रेंजर ने PM मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने PM मोदी के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की है। उनसे बातचीत की संवाददाता आर्यन प्रताप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UK की यात्रा पर हैं और ऐसे में भारत को लेकर किस प्रकार का UK के लोगों में उत्साह, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड रेमी रेंजर जी। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि मौजूदा वक्त में भारत और UK के जो संबंध है वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ है, भारतीय वैल्यू है, हम उस तक भारत जब मैं आया था गरीब था, लेकिन हम रिच फिलॉसफी लेके आए थे। हमारी जो सभ्यता है, सनातनी सभ्यता है, वैल्यू सिस्टम है, माँ को माँ, बहन को बहन, बाप को बाप, वो उसको साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये लोगों को अभी यहाँ हम 70-80 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों को पता लग गया है, इनको पता लग गया कि इंडियन क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। हमने यहाँ आके
प्रूव किया कि वी आर एन एसेट, वी आर नॉट ए लायबिलिटी। मौजूदा जो प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है इसमें भारत और यूके के बीच में एफटीए को लेकर भी बहुत चर्चा है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी बाकी है, लेकिन आपको लगता है ये कैसे बेनिफिटेड होगा दोनों कंट्रीज के लिए, खासतौर से इंडिया के लिहाज से? यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक कॉलोनी जिसके ऊपर एक मास्टर ने 200 साल राज किया वो उसके बराबर आ गई है और इकॉनमी आगे चली गई। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। हमारे में कोई शक्ति होगी ना कि 77 ईयर में हमने इकॉनमी पार कर लिया और ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। भारत कोई सिर्फ मार्केट नहीं, उनके पास पैसा भी है भारत के पास। सो दे आर नाउ नेट एक्सपोर्टर। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है और पीएम मोदी के एक लीडरशिप को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे लोग उसको देखते हैं? आप हमें ना पूछो हु इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जिसको सब ने अवार्ड दिए हैं। यूके में भी सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एवरीबॉडी लाइक कि वो आ चुके हैं, पहली बारी 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो लॉर्ड रॉबी रेंजर जिन्होंने बताया कि कैसे यूके में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह है और भारतीय यूके के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है और उन्होंने ये अपने आप को मेरिट पे प्रूव करके दिखाया है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, GT न्यूज़। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने एक बार फिर दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया और कहा कि देश की संप्रभुता पर सवाल उठाने के किसी भी प्रयास को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। I'm constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. और बांग्लादेश में सोमवार को हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद भारत ने पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने कहा है कि घायलों के इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की टीम सहित कुछ राहत सामग्रियां बांग्लादेश भेजी जाएंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत हादसे में घायल लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जरूरी चिकित्सा सहायता के साथ बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पीड़ितों का इलाज करने के लिए जल्द ही ढाका का दौरा करेगी। डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों की स्थिति का आकलन करेगी। इसके बाद अगर उन्हें भारत लाने की जरूरत होगी तो इसकी भी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती जांच और इलाज के आधार पर कुछ और टीमों को भी ढाका भेजा जा सकता है। और बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिली हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ देकर विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। बिहार में आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए बीते सालों में ढेर सारे कार्य हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी मौजूद हैं बात करने के लिए। पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए क्या क्या बीते वर्षों में कार्य हुए हैं? अभी तो लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि कोई पिछड़ा या दलित, सबके लिए काम हो रहा है। उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। अभी हम लोगों ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वो भी तो उसमें सभी लोग हैं ना। विपक्ष एक सवाल ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये तो चुनावी साल की घोषणा है और चुनाव अब एन वक्त पे आया तो मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपये से बढ़ा के 1100 कर दिया। अभी 1223 करोड़ रुपया मासिक है और 14,682 करोड़ रुपया से ज़्यादा इसमें सालाना खर्च होगा। और रही बात चुनाव का, तो जिस समय मुख्यमंत्री जी
बिहार की बागडोर संभाले। वो पंचायत में महिलाओं को 50% दिए, अति पिछड़ों को 20% पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण दिए। इन लोगों ने तो एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, ये कह करके मामला को न्यायालय में लटकाने का काम किया, क्योंकि इनका मंशा नहीं रहता है अपने लोगों से बाहर निकलने का। तो ये थे हमारे साथ बिहार के समाज कल्याण मंत्री, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, सारे तबकों में विकास हुआ है, और जिस तरीके से जो पिछली सरकार ने बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की है, तो एक बार फिर इनकी कोशिश है कि उस पुराने वायदे को, उस पुराने नारे को जिंदा रख के बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, पटना। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने दूसरे स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत GSL यार्ड 1268 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये GSL द्वारा निर्मित 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत श्रेणियों में से अंतिम पोत है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत GSL यार्ड 1267 29 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया था और अब इसकी आपूर्ति शीघ्र ही होने वाली है। इन प्रदूषण नियंत्रण पोतों का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत के शुभारंभ के साथ GSL और भारतीय तटरक्षक बल आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहे हैं। पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 4170 टन होगा। बात करते हैं सावन महीने की शिवरात्रि की। तो आज सावन महीने की शिवरात्रि है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना गया है कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती की गई, तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था वहां पर देखते ही बनती थी। दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था बढ़ चढ़कर बोल रही है। सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर भी मानी जाती है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह है। कांवड़ी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद में भी जलाभिषेक हुआ। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर बागपत की तस्वीर है, तो वहीं अयोध्या श्री नागेश्वरनाथ मंदिर की तस्वीर है। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद, तो अयोध्या में सरयू नदी के तट के आप ये जो है तस्वीरें देख सकते हैं। तो कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन और कांवड़ियों में इस दौरान गजब का उत्साह। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। अब से कुछ देर पहले हमारी संवाददाता सुयश शर्मा ने यहां का जायजा लिया। आज सावन की जैसा कि महाशिवरात्रि है और आज के दिन जो कांवड़िया हैं उनकी तपस्या पूर्ण होने का दिन है। जो जल वो गंगा जी से लेकर के आए थे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया है। बहुत अच्छा रहा हमारा आना और मतलब बहुत ही बाबा ने बुलाया तो हम पहुंच पाए और ला पाए कांवड़। कब से आप यहाँ पर मतलब यात्रा आपकी कब से शुरू हुई? मेरे को 2 इयर्स हो गए हैं। मैं जोड़ा आज कंप्लीट हुआ भोले बाबा की कृपा से। कितने दिन पहले शुरू की थी आपने? ये हम यहाँ से 20 तारीख को निकले थे। तो आप कहाँ से लेकर के आ रहे थे? हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से ही। बच्चे भी थे, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे। आपने भी की, कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा,
तो एक बार जोर से जयकारा। बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले की बारात चली रज रज के, बोले की जय जयकार। आपने भी दर्शन कर लिए? बहुत बशीष कृपा है प्रभु की, बहुत असीम कृपा है उनकी। बहुत कितने सालों से आप? अब मैं लगभग 30 साल जुड़े हुए उनके साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी आप भी जोड़ते हैं? बस नहीं, उनकी कृपा है ये। तो देखिए भोले बाबा की कृपा है, और जब किसी की तपस्या पूर्ण हो जाती है तो चेहरे पर खुशी देखकर सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, और ये इन श्रद्धालुओं से बात करने के बाद यकीनन सिद्ध हो जाता है। इच्छाएं पूरी करे भोले बाबा, सबका कल्याण हो। सम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करे वही शिव है। सावन की शिवरात्रि का महापर्व है आज, और जहां देश भर के सभी शिवालयों में बम बम बोले की गूंज हो रही है, वहीं आज हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको माता गौरी और भगवान शंकर के दर्शन करवा देते हैं। कितना सुंदर और अद्भुत भगवान का श्रृंगार किया है। आपने देखा है कि किस तरीके से कावड़ लेकर के जो लोग आए हैं, जो बम बोले जयकारे करते हुए, उनकी एक ही इच्छा है कि कैसे ही करके भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ा दे। वहीं जो आम जन श्रद्धालु हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन है। तो आप कहाँ से आई हैं? पहाड़गंज से दिल्ली। पहाड़गंज से दर्शन? जी 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 जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है। हम आने वाले हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो देखिए कितने लोग हैं, गृहस्थ भी हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि कावड़ गृहस्थ नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूर से यानी हरिद्वार से आ रहे हैं, तो कोई ब्रज घाट से आ रहा है अपनी कावड़ लेकर के, और वहीं पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आयु के आपको यहाँ पर दिखेंगे भगवान से आशीर्वाद लेते हुए, उनसे अपने जीवन सफल बनाने के लिए। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए चांदनी चौक से। और बात करें मौसम की तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह रिमझिम बारिश हुई, और जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। हालांकि भारी बारिश के बाद जलभराव के से कुछ एक क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड पर जलभराव हुआ है, और इससे राजधानी में यातायात भी बाधित हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों यानी कि 28 जुलाई तक दिल्ली में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई है। और अब बात खेल की कर लेते हैं। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा। सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 2-1 की बढ़त हासिल है, और टीम की कोशिश चौथे टेस्ट को जीत सीरीज अपने नाम करने पर होगी। तो वहीं भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम के लिए चुनौती बड़ी हो गई है, क्योंकि मैनचेस्टर में टीम को अब तक टेस्ट में जीत नहीं मिली है। ब्लॉकबस्टर इन मैनचेस्टर, गिल लिखेंगे जीत का चैप्टर। ये एक ऐसा सवाल है जो टीम इंडिया पर सवार है, क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे। मैनचेस्टर में जो अब तक नहीं हुआ, उस कहानी को बदलने के लिए टीम इंडिया की सबसे बड़ी माथापच्ची प्लेइंग 11 को लेकर है। चोट से परेशान भारतीय टीम को जीत का मरहम लगाने के लिए ये तो तय है कि टीम बदलाव के साथ उतरेगी। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह लीडर के तौर पर सामने होंगे, जबकि उनका साथ देने के लिए तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अंशुल कंबोज अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में साई सुदर्शन के लौटने की उम्मीद है। टीम इंडिया के लिए मैनचेस्टर की कहानी चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो टीम लीड्स और लॉर्ड्स दोनों टेस्ट में कंट्रोल स्थिति में रहते हुए मैच हारी। इस टीम के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ब्रेक टाइम से पहले और बाद में विकेट गंवाना रहा, जो जाहिर तौर पर टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लिश टीम लॉर्ड्स टेस्ट जीत कर आ रही है, और मैनचेस्टर में टीम भारत से कभी हारी नहीं है।
और यही बात टीम के लिए सबसे बड़ी टॉनिक है। जोफ्रा आर्चर के जुड़ने से यकीनी तौर पर इंग्लिश टीम को फायदा हुआ है। स्पिनर बशीर अहमद चोट के चलते बाहर हैं और उनकी जगह लियाम डॉसन प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कुल मिलाकर इंग्लैंड कंट्रोल सिचुएशन में है और टीम इंडिया के लिए लड़ाई मैदान और मनोवैज्ञानिक दोनों तौर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। नमस्कार।